टॉक, नो क्रॉस टॉक। तशरीफ रखें। असद कैसर साहब अपनी तकरीर शुरू करेंगे। तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मुझसे पहले हनीफ अब्बासी साहब ने तो बड़ी लंबी तकरीर की और मेरे ख्याल में शायद अपोजिशन लीडर जितना टाइम उसने लिया, लेकिन इनसे एक बात पूछ लें और हलपन कहे कि ये पारम 45 का है कि पारम 47 का है। हलपन कहे, जिस तरह बातें करते हैं आप यकीन रखें, मैं यहाँ कहता हूँ कि ये हारा हुआ है। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे इसके बाद कोई और हमारे होता तो ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकता था, मेरे लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन हार चुका हो उनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो जब बात करे तो कम से कम एक लिमिट के अंदर करे। उसको पता है कि वो हारा हुआ शख्स है और नाजायज तौर पर इधर बैठा हुआ है। दूसरी बात, मैं जनाब स्पीकर, मैं 2-3 इश्यूज जो है ना इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा, ये पहली दफा हुआ कि इस ईद की छुट्टियों में जितनी बदतरीन लोड शेडिंग की गई, और ये अभी मुझे अफसोस है कि किसको आप बात सुनाएं। कोई मेरे ख्याल में अमीर मुकाम साहब है, वो बेचारा भी पता नहीं किस चीज़ का मिनिस्टर है, जो कंसर्न मिनिस्टर है कोई इधर है नहीं। जो 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 मिनिस्टर है, मतलब ये रूलिंग दे कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर तो इधर बैठा रहे ना, मजाक तो ना बनाए, इस असेंबली का, इस हाउस का मजाक तो ना बनाए। कल जिस तरह हुआ, आज जिस तरह ये बैठे हैं, मेरे ख्याल में इस पर आप रूलिंग दे कि लेके आए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हो वो इधर बैठे। ये हम तकरीर किसको करेंगे? ये किसकी हम तकरीर करें? हम क्या करेंगे? बस जो टीवी पे सोशल मीडिया पे आ जाएगा इसका कोई असर नहीं होगा। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है। स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इस पर आप रूलिंग दे दें कि बेशक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो वो इधर बैठा रहे। इस पर कम से कम रूलिंग दे। मेरे ख्याल में ये तौहीन है इस पार्लियामेंट का। असद कैसर साहब, कल भी हमने इस पे बोला था इनके वज़रा साहबान को, कैबिनेट को, उनको यहाँ हाजिर होना चाहिए और ये आएंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे आएंगे। अब आप उसमें आप बोलें 2 दिन का ब्रेक ले लें तो वो आप सेंस ऑफ द हाउस ले लें तो हम कर लेते हैं। एक मिनट मैं बात बताऊं ना जी, आप कमर साहब, आप तकरीर कंटिन्यू करें, इस बहस में ना पड़ें। एक चीज पे उठा करता था, एक पॉइंट पे उठा करता था जी। नवीद कमर साहब, अभी तो आप इनके लाए हैं, ये क्या कर रहा है? ये पार्लियामेंट है, इस तरह पार्लियामेंट चलते हैं? ये बिल्कुल नामुनासिब है जिस तरह के पार्लियामेंट चलाते हैं, जिस तरह ये करवाते हैं। ये पार्लियामेंट की तौहीन है। मुझे पता है ये हम सिर्फ हवाई बातें कर लेंगे, कोई इसको न सीरियस लेगा, न इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत है, न अपोजिशन से कोई मशवरा होता है, और न कोई गवर्नमेंट के जो यहाँ एमएनए बैठे हैं, जो एमक्यूएम के या पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग के अपने हैं, इनकी कोई से नहीं है इस बजट में। ये इस तरह बजट बनाया गया है और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये बजट पास होगा आप देखेंगे कि पूरी आवाम निकलेंगे, इनकी सरों होंगे, लोगों के पत्थर होंगे कि इसके सरों पे करेंगे, जितने इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, जितना इसने जुल्म कर रहा है। मैं बताऊं, आप कहते हैं रोजाना टीवी पे आ जाती है कि केपीके में जो है ना बिजली की चोरी हो रही है। भाईजान, मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ मतलब वो ऐसा इलाका है जहाँ पेमेंट ठीक ठाक हो रही है और कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका अपना फार्मूला है वो 6 घंटे का उन्होंने बनाया हुआ है। 3 दिन ईद की रात कोई 18 से लेके 20 घंटे बिजली नहीं। मतलब आप सोच लें कि क्या आप इस इलाके को किस तरह, और मैं किस इलाके से हूँ, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रख रहा हूँ वहाँ तुरबेला डैम है। तुरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा आपको जो बिजली देती है सालाना 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट आपको बिजली मिलती है। जिस इलाके से मैं हूं, मैं जिस इलाके से बात करता हूं, वहां की गाजी बरोता डैम जो बना है, हमारे पानी को
उन्होंने रुख मोड़ के डैम बनाया है। कभी एक मिनट, कभी जो है ना, कभी ये उस डैम पे वो सीमुतोर का शिकार करवाते हैं हमारी जमीन खराब करके, और जब गाजी बरोता डैम बना तो हमारे से पानी का रुख मोड़ के वो खुश्क करवाया। मैंने उस दिन इस पे बात भी की है कि 16,000 एकड़ जंगलात तबाह हो गए, वहां माहौलियात तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गई, लेकिन वहां आप लोड शेडिंग करवाते हैं 18 घंटे। ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट की कि आप हमारे साथ बैठे, एक फार्मूला तय हुआ, उस फार्मूले पे अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे पास क्या रास्ते हैं? हम वहां के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हम टेलीफोन करें कोई मिनिस्टर हमें ना सुने, अगर हम फोन करें कोई सेक्रेटरी हमें ना सुने, अगर हम बात करें कोई डिपार्टमेंट हमें ना सुने, तो बताए क्या रास्ता है? मुझसे लोग क्या मतलब, मेरे घर पे लोग हमले करेंगे क्यों भाईजान? जिस चीज में मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, क्यों मैं उधर जलील और ख्वार हो रहा हूं? और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जो आर्टिकल 58 और 57 उसके मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस इलाके में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले उस इलाके का हक है। भाई पानी हमारा, बिजली हम बना रहे हैं, आपको चाहिए था कि यहां हमें आप सस्ती बिजली देते। आपको पता है कितना एक यूनिट हाइडल पावर से जो हमारे इलाके में बिजली बनती है, 1 यूनिट पे 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है। 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है, और हमें कितने में मिलती है? 62 रुपए पे, और शायद अभी जो है ना 70-75 तक चली जाए। और इंटरेस्टिंग ये है, जो हमारा डिमांड है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के टोटल जो कंजम्पशन है बिजली का, वो 2600 मेगावाट है। 2600 मेगावाट, 4000 मेगावाट हम बनाते हैं, और 2600 मेगावाट में हमें सिर्फ 1100 मेगावाट दिया जाता है। 1100 मेगावाट, यानी आप जो हमारे इलाके, पहले तो हम ये नहीं कहते पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, जिस सूबे का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका हक बनता है कि उनके इलाकों को ओसी दिया जाए। आप गैस यहां पैदा होता है, आप गैस हमारे इलाके को नहीं देती। आप हमारी इंडस्ट्रीज को, हमने टेकअप किया सूबाई हुकूमत ने कि कम से कम गैस तो इतना करे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उस पर हमें अलाउ करे कि हम अपना इलाके में गैस दे सके ताकि रोजगार पैदा हो सके। अभी तक नहीं हो सका। तो आप, जो सबसे अहम मसला है इस वक्त कि आप लोड शेडिंग भी करवा रहे हैं, हमारा जो डिमांड है बिजली वो भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा जो है ना चोर कर रहे हैं कि चोर चोर। मैं कंपेरिजन अगर डालूंगा, मैं ये नहीं क्योंकि हमें कौमी पार्टी, हम किसी सूबाइयत के वो नहीं करते, लेकिन अगर कंपेरिजन डालेंगे तो बता देंगे कि कितनी चोरी किधर होती है। और ये जो चोरी होती है, ये क्या, ये जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, एस्को है, पेस्को है, या जितनी भी कंपनियां हैं, ये इनके बगैर होती है। इनके मुलाजिमीन इसमें शामिल होते हैं, हुकूमत इसमें शामिल होती है, ये सेक्रेटरी लेवल पर सब इसमें शामिल होते हैं। तब ये बिजली की सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये, हमारे सारे जो एमएनए यहाँ बैठे, हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि जो हाइडल से जो हमारी बिजली बनती है उसके मुताबिक जो उसका कीमत है, हमें उसकी कीमत के मुताबिक हमें बिजली दी जाए। दूसरी बात, आईपीपीज का आपने बनाया, आईपीपीज 90 से आईपीपीज शुरू हो गई। मेरा ख्याल नवीद कमर साहब उस वक्त भी मिनिस्टर हुए, डेफिनेटली होंगे क्योंकि ये तो सदाबहार है। मैंने माशाल्लाह आईपीपीज का जो है ये 90 से इसने शुरू किया, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो डिसीजन हुआ है कि जितनी इनकी जो आईपीपीज की जितनी भी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के मुताबिक अगर वो बिजली ना भी बनाए तो उसको पेमेंट जो है ना उसकी कैपेसिटी के मुताबिक दी जाएगी। यानी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, अगर वो मिसाल के तौर पर उसकी 2000 मेगावाट कैपेसिटी है बनाने की, लेकिन अगर वो 200 बनाती है तो पेमेंट आपने 2000 के मुताबिक करनी है। और इस वक्त जो उसको पेमेंट हो रही है 2.1 ट्रिलियन, ये जो है ना सिर्फ आईपीपीज को। और जो आईपीपीज का रेट है, आईपीपीज का
वो है 32 रुपए से लेके 77 तक वेरी करता है। तो आप कहीं जो है ना हाइडल की जो बिजली है कितनी सस्ती है और आईपीपीएस की, और आईपीपीएस में जितने लोग हैं इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, उसमें तमाम पार्टी की। मैं मजम्मत करता हूं कि जब ये पीपल पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में जो आईपीपीएस की जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी थी। इनको फौरी तौर पर इसको रीनेगोशिएट करना चाहिए, इसको फिर से इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और जो हमारे हाइडल पावर्स हैं यानी हमारे डैम्स के ऊपर डैम्स इमरजेंसी बनानी चाहिए। आप कितना फंड देते हैं? आपने ममन डैम को कितना फंड दिया है? आपने दीगर जो डैम्स बनाने में कितना आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो मेरा मुतालिबा यह है कि इस बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है ना वो डैम्स की होनी चाहिए, और डैम्स के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए ताकि हमें पानी की बिजली मिले और सस्ती बिजली मिले। और ये इस वक्त जो आप बिजली महंगी कर रहे हैं, मुझे बताओ कौन इसको पे करेगा? ये तो आप चोरी को मजीद बढ़ा रहे हैं। इतनी महंगी बिजली ये कैसे जो ना, ये तो आप अफोर्डेबिलिटी से निकाल रहे हैं, ये तो किसी के काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। तो आपका ख्याल यह कि IMF के एडवाइस पे आप मजीद बिजली महंगी करेंगे और आपको बिल मिलेगा, तो आपकी गलतफहमी है। हमारे वक्त में समझते हैं कि जितनी भी इसके ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, नंबर 1 ये कि इस बजट में आप डैम्स के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करें और आप रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी तरफ जाएं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन दे दें, और खासकर जो इस वक्त आप IPPs के साथ इसको रीनेगोशिएट करवा दें। जो इस वक्त हमारे जो दूसरी बात है, हमने अपने दौर में एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई थी। एग्रीकल्चर इमरजेंसी जो है ना, वो हमने पहली दफा उसके लिए जो फंड रखे थे, वो फंड थी 277 बिलियन 277 बिलियन रुपीस एग्रीकल्चर के लिए हमने एलोकेट की थी। और अभी जो इस बजट में कोई खास एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। हमने ट्यूबवेल्स, ज़रियालात पर टैक्स की छूट दी थी, और उस दौरान कोई स्कैंडल नहीं आया। और आप देखें कि हमने उस वक्त जो किया कि जो सबसे अहम जो इस वक्त हमारा, आपको पता है कि शुगर केन का एक स्कैंडल आया, उसके ऊपर जो है ना आवाज़ें उठी। हमारी हुकूमत ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, और उसमें ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। उसमें अपने पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ भी एक्शन लिया गया, और किसानों को उसका सबसे सस्ता तरीका बनाया और किसानों को पेमेंट दी गई। और पहली दफा गन्ने के काश्तकारों को एक मिसाली पेमेंट मिली। जो गंदम का स्कैंडल आया, मुझे बताया गंदम का स्कैंडल आया, गंदम के स्कैंडल में इल्जाम तराशी तो हो गई क्या टेकर गवर्नमेंट ने किया है, इस गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने किसने किया। गंदम के स्कैंडल में मुझे बताए 4 ऑफिसर को आपने फारिग किया, लेकिन इसमें जो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सही कल्प्रिट जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या बुनियादी वजह कि आप जुडिशियल इंक्वायरी इस पर नहीं बना रहे? 300 बिलियन जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी 300 बिलियन का लॉस हुआ, नुकसान हुआ रूरल इकोनॉमी को, जिस पे हमारे किसान अपने बच्चों को तालीम करवाते थे, इलाज के जरिया बनता था, कोई इसकी कभी खुशी होती थी। आपने किसानों की मुंह से नवाला छीन लिया, और आप कहते हैं, मुझे अफसोस इस बात पे है कि मरियम बीबी टीवी पे इश्तिहारात देती है और 2-3 लड़के बैठे होते हैं और वो ड्रामाबाजी करते हैं कि हमें तो होगा। बताएं, उधर जाएं कि जो किसान रो रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जो शुगर मिल मालिकान हैं वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसानों की। मैं पूछता हूं, साहब हमारे मैनेजर बैठे हैं, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि पंजाब इस वक्त सबसे बदतरीन गवर्नेंस हो रही है, उसमें जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। ये तारीख में इतनी बदतरीन हमें जड़ से नहीं की नहीं जा रही।
हम अगर कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। आप किसान को रुला रहे हैं। फैसलाबाद में हम गए, फैसलाबाद के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। 60% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे दौर में हमने वहां इतना ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा मराहत दी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनको बहुत बड़ा पैकेज दिया और इकोनॉमी उससे शुरू हो गई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद वहां कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी हो रही है, माशाल्लाह। क्या हो रहा है वहां? तो आपने पंजाब को पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बदतरीन सूबा बना दिया है। उधर जो पोजीशन हो रही है, अभी मैंने देख लिया टीवी पे कि हमारे 4 लोगों के ऊपर डीसी ने 4 लोगों के ऊपर जो है नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया। शर्म करना चाहिए इनको। ये कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। जमहूरी मुहूर्त कोई नहीं है, ये सिविल मार्शल लॉ है पंजाब में। आए जिसने अगर करना है आए अगर किसी ने जल्द से करने हैं KPK में हम इसको इजाजत देते हैं। आपसे तो कोई काम नहीं। अच्छा, बॉर्डर की बात हो रही है, बॉर्डर के ऊपर कहते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाईजान, मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमारा, आपको पता है सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे को बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ थे उस वक्त, हमने बॉर्डर के ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई। हमने अंगूर अड्डा पे, खरलाची पे और गुलाम खान पे हमने बिजनेस शुरू किया। उस वक्त कोई 400-500 मिलियन डॉलर से लेके हमने 1.7 बिलियन डॉलर तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत शुरू की, एक्टिविटी शुरू थी। हम अफगानिस्तान के लिए हमने टारगेट रखा था कि हम 3 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये हुकूमत आई, अफगानिस्तान के साथ आपका कारोबार रुक गया। जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ तवक्कुआत थी, सेंट्रल एशिया के साथ आपने कारोबार खत्म किया। आपने अफगानिस्तान, ये जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, पूरे बॉर्डर पे लोग एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज भी किया। मेरे हमेनज़ ने भी कहा, तो आप तो वहां एक नया जंग शुरू करना चाहते हो। वहां तो बददमनी की बहुत सूरत हाल है और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जवाब पैदा किया जाए और पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट क्रिएट करा जा रहा है। मैं बताता हूं जी, हम इस इलाके के लोग, हमें पता है जो लोग अफगानिस्तान को डील करते हैं, जो लोग फाटा को डील करते हैं, और फाटा के क्या हुआ जो आपकी कमिटमेंट थी, आपने FCA वार्ड में 3% नहीं दिया। आपने मर्जर के लिए जो आपकी कमिटमेंट थी कि ये पार्लियामेंट ने कमिटमेंट की थी, पार्लियामेंट ने कि हम 10,000 बिलियन देंगे, हर साल 100 बिलियन दी जाएगी, 110 अरब, अभी तक 103 अरब मिले हैं, 130, और अभी बजट में सिर्फ 64 अरब रखे हैं, 64 अरब। मैं अमीर मकाम साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इस हुकूमत में बैठे हैं, आपकी सूबे के सबसे ज्यादा आपकी हुकूक पे डाका डाला जाता है, कैबिनेट में नहीं बोलते आपको बोलना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। उधर जो 100 बिलियन के बजाय सिर्फ 64 बिलियन रखा गया है। आपने अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का कारोबार खत्म किया, बिजनेस खत्म किया। क्या वो खाक खाएंगे? क्या वो शाम पे क्या खाक खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? मुझे पता है जो अफगानिस्तान को डील करते हैं उसको समझ ही नहीं है, उसके पास वो जहन नहीं है। वो अगर तुमसे नहीं हल होता, हम ऑफर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, कर सकते हैं। हम इमरान खान की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, उसके ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बजाते खुद मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अफगानिस्तान मामलात को सुलझाने के लिए, महमूद जगज़ई साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आए। लेकिन जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, ये काबिल मुज़म्मत है। किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते और हम समझते हैं। मैं सबसे पूछता हूं, हमारे कबायली एमएनए जहां बैठे हैं, हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते और बताते नहीं। अगर किसी ने ये हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं चाहते इस इलाके में। और ये जो आप कहते हैं कि आपने जंग मुसल्लत करेंगे, हमें अमन चाहिए, अमन, हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं। और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जरगे मुनक्कद कर रहे हैं। 26 को हम जरगा करेंगे। मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूं
कि अगर किसी की ये गलत फहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं, हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। हम कोई मैं बताता हूं, हम कोई वो नहीं पहनी हुई है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। बताते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है, हम नहीं मानते। और ये जो कहते हैं, मैं तजवीज़ देता हूं कि बेहतर ये, कल जो ईरान की सफीर ने एक तजवीज़ दी है, और वो तजवीज़ ये है कि आप बॉर्डर के ऊपर इकोनॉमी वो बनाए, कॉरिडोर, इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। तो मेरा मुतालिबा है कि आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए ईरान के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए चाइना के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए अफगानिस्तान के साथ। हम मुतालिबा करते हैं कि इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। और अगर आप कहते हैं हम जो वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते हैं, वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये तो इलीगल है भाईजान, एक तरफ भी एक फैमिली है, दूसरी तरफ भी यही फैमिली है। वन डॉक्यूमेंट रजीम का मुतालिबा हम उसकी हिमायत करते हैं, और हम मुतालिबा करते हैं, अगर कहते हैं कि ये जो है ना, ये स्मगलिंग हो रही है। मैं यहाँ हमारे कबायली मैनेज बैठे हैं, मैं उनकी तसव्वुर से बात करना चाहता हूँ कि आप खरलाची, गुलाम खान, तुरखम और मोहम्मद का जो एरिया है, उस पर आप कस्टम की वो लगाए, कस्टम की ड्यूटी वो लगाए, आप इस लगाए ना। आप हमें कराची लेके जाना चाहते हैं तो इधर लगाए कस्टम की, हम देने के लिए तैयार है। हमें बिजनेस करने दो, हमें बिजनेस करने दो, हमें जीने दो। हमसे 50 साल आपने हमें बंदूक देके, आपने हमें इस्लाम के नाम पर लड़ाया, आपने हमें दीन के नाम पे लड़ाया, आपने हमें कभी गर्म पानियों के नाम पे लड़ाया। न गर्म पानी पे लड़ेंगे, न किसी और इशू पे लड़ेंगे, हम सिर्फ उसके साथ होंगे। और ये बात बिल्कुल ज़ात कसम, हमने फैसला किया है कि किसी सूरत में हम इलाके में जंग नहीं होने देंगे जी। शुक्रिया।